चलो बहुत बढ़िया। हम हैं पार्ट 2 के ऊपर रिगार्डिंग क्वेश्चन आंसर डिस्कशन। सो हाय गाइस, दिस इज दशंकर रिपोर्टिंग लाइव फ्रॉम wowclass.com। आज हम जाने वाले हैं पार्ट 2 के ऊपर रिगार्डिंग क्वेश्चन आंसर डिस्कशन, जो हम ऑप्शनल लेक्चर्स ले रहे हैं उसके अंदर। ऑप्शनल लेक्चर का जैसे मैंने आपको बोला था कंटेंट 30 से लेके 45 घंटे का नियरली कंटेंट रहेगा जो हम YouTube के ऊपर अपलोड करेंगे। कम भी हो सकता है, इसका कोई गारंटी नहीं है कि भाई 30 घंटे ही होगा करके। क्वेश्चन आंसर डिस्कशन और वनडे रिवीजन, चैप्टर वाइज रिवीजन जितने समय में होगा उतना इसके अंदर हम कंसिडर करेंगे। ठीक है, सो हम ऑलरेडी इसका पार्ट 1 देख चुके हैं, नीचे आपको प्लेलिस्ट के अंदर पार्ट 1 मिल जाएगा। वी आर गोइंग फॉर द पार्ट नंबर 2। ठीक है, फेमा का क्वेश्चन आंसर डिस्कशन लास्ट इसमें रेसिडेंशियल स्टेटस तक हो गया था। आज हम फेमा का क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन के साथ शुरू करने वाले हैं। ठीक है, सो आ जाइए फटाफट। पूरा ध्यान मुझे बोर्ड के ऊपर चाहिए, कॉन्सोलेट करना डबल ट्रिपल तो समझ में आएगा, अदरवाइज बच्चों समझ में आना मुश्किल है। रेडी, लेट्स गो। सो टुडे वी आर गोइंग फॉर करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। इसके अंदर करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन में सबसे पहला सवाल है क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 19, उसके साथ में हम शुरुआत करते हैं। लेट्स गो। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, अगर मैं आपको बोलूं तो मेरा सवाल आपसे यह है कि करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन ये नॉर्मली सेक्शन नंबर 5 के अंदर दिया है। इसका डेफिनेशन कहां दिया है? तो दिया है 2 सबसेक्शन ई के अंदर। क्लियर है कंसेप्ट? 2 सबसेक्शन आई गेस जे के अंदर, जिसको हम करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन को नाम से जानते हैं। ठीक है, सो आज ये पूरा का पूरा ध्यान बोर्ड के ऊपर, क्वेश्चन को एक बार रीड करना शुरू करते हैं। नियरली 1-1.5 घंटे का ये डिस्कशन होगा, 1 से 1.5 घंटे का, तो उसके ऊपर डिपेंड है। सो एमटीपी अप्रैल 2021 का सवाल है, पूरा ध्यान बोर्ड के ऊपर देना तो समझ में आएगा, अदरवाइज समझ में आना मुश्किल है। इन द लाइट of the Foreign Exchange Management Act, examine whether the given situation falls under the current account transaction or not as defined in the act। हाँ, एक और बात बोल दूं, अगर आप सिर्फ क्वेश्चन आंसर डिस्कशन देखना चाहते हो तो आप क्वेश्चनर परचेस कर सकते हो wowclass.com से। ठीक है, सो नीचे के ट्रांजैक्शंस भाई साहब उन्होंने पूछे है करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस है क्या। मिस्टर एस, अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इंपोर्ट्स अ मशीनरी फ्रॉम द वेंडर इन द यूके फॉर इंस्टॉलिंग इन इट्स फैक्ट्री। ठीक है, मिस्टर एस है, इंडियन पर्सन है, इंपोर्ट्स अ मशीनरी फ्रॉम द वेंडर इन यूके फॉर इंस्टॉलेशन इन द फैक्ट्री। सवाल पूछा है क्या ये करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन है क्या। एन इंडियन रेसिडेंट ट्रांसफर $1000 टू हिज एनआरआई ब्रदर इन न्यूयॉर्क एज अ गिफ्ट। द फंड्स आर सेंट फ्रॉम रेसिडेंट इंडियन बैंक अकाउंट टू द एनआरआई। तो ये भी करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन है क्या? दोनों सवाल पूछे, 3 स्टार मार्क सवाल है, क्योंकि 2 ही सवाल है और छोटे छोटे सवाल है, काफी इजी कंसिडर कर सकते हैं। अब मैं लिखते वक्त क्या करूंगा, तो सबसे पहले प्रोविजन अंडरलाइन कोलन सेक्शन 5 मुझे कोट करना है। नीचे अकॉर्डिंग टू सेक्शन 5 मुझे सेट ऑफ रूल्स वगैरह देना है कि क्या क्या डिसीजन मेकिंग हो, और सीधा मैं दोनों क्वेश्चन का यहां पे डिसीजन मेकिंग दे सकता हूं। ठीक है, तो यहां मेंशन किया है, इंडियन रेसिडेंट इंपोर्ट अ मशीनरी फ्रॉम वेंडर इन यूके फॉर इंस्टॉलिंग इन इस फैक्ट्री एज फॉर फेमा, इट डज नॉट अल्टर और क्रिएट द असेट्स इन इंडिया फॉर द यूके वेंडर। इट डज नॉट क्रिएट एनी लाइबिलिटी फॉर यूके वेंडर ऑल्सो फॉर इंडियन इंपोर्टर। Once a payment is made, Indian resident or a UK vendor neither owns nor owes anything in the other country, hence it is a current account transaction। ये कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन तो है नहीं, क्योंकि मशीनरी ये फॉरेन असेट या लाइबिलिटी नहीं है, मूवेबल प्रॉपर्टी है, और आप उसको परचेस करोगे तो इसको करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन माना जाएगा। हालांकि मशीनरी को बहुत सारे बच्चे असेट मानते हैं, तो इसको मैं स्टार मार्क करना चाहूंगा, इसको एक्सप्लेन करना चाहूंगा। मशीनरी को बहुत सारे बच्चे असेट मानते हैं, और जैसे ही इसको आप असेट मानोगे तो ऐसे सिचुएशन में आपको ऐसा लगेगा कि ये कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन है। बहुत ट्रिकी सवाल इंस्टीट्यूट ने यहां पे पूछा है। ठीक है, सो आपको लगेगा ये कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन है, पर मैं आपको मेंशन करना चाहूंगा कि ये कैपिटल अकाउंट क्यों नहीं है, क्योंकि हम कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट गवर्नमेंट के नजर से देखते हैं, इंडिविजुअल के नजर से नहीं। अगर इंडियन पर्सन का फॉरेन में कोई असेट लाइबिलिटी बन रहा है, फॉरेन एक्सचेंज वाला, तो हम उसको कैपिटल अकाउंट मानते हैं, या फॉरेन के पर्सन का इंडिया में कोई असेट लाइबिलिटी बन रहा है तो हम उसको कैपिटल अकाउंट मानते हैं। पर यहां ना ही इंडियन पर्सन का फॉरेन असेट लाइबिलिटी बन रहा है, ना ही फॉरेन के पर्सन का इंडिया में कोई असेट लाइबिलिटी बन रहा है। यह सिर्फ एक कैश ट्रांजैक्शन हुआ है जिसके अंदर आपने मशीनरी परचेस किया है, तो गवर्नमेंट के नजर में इट इज जस्ट अ ट्रेड, एंड इफ इट इज अ ट्रेड इन द आईज ऑफ द गवर्नमेंट तो इसको करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन ही माना जाएगा, क्योंकि यह कैपिटल अकाउंट के डेफिनेशन में क्लासिफाई नहीं होता। क्लियर है? दूसरा, और 2J में बोला गया है डेफिनेशन में, एनी ट्रांजैक्शन अदर देन कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन इज अ करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन, तो उसके हिसाब से करंट अकाउंट ही होना चाहिए। दूसरा, इंडियन रेसिडेंट ट्रांसफर्स अ गिफ्ट ऑफ $1000। गिफ्ट ये हमने देखा है
ये अलाउड है लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के अंदर, जो आप ट्रांसफर कर सकते हो। एज पर फेमा, वंस अ गिफ्ट इज एक्सेप्टेड बाय एनआरआई, नो वन ओज नथिंग टू एनीवन अंडर यूएसए, द ट्रांजैक्शन इज ओवर, हेंस इट इज अ करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। इसको करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन बोला जाएगा। इस सिचुएशन में अब देखो, अगर आप इस आंसर को और अच्छा करना चाहते हो तो आप यहां पे डेफिनेशन मेंशन कर सकते हो। करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन की डेफिनेशन अगर आपको चाहिए तो आप मेंशन कर सकते हो। दूसरा, इस ट्रांजैक्शन को आप और अच्छा करना चाहो, इसको और अच्छे से मेंशन करना चाहो तो आप लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम जो है $2.5 लाख वाला, वो भी मेंशन कर सकते हो, जिससे आपका आंसर और बेहतरीन हो सकता है। तो आप चाहिए तो मार्किंग करके रखो कि करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन का डेफिनेशन एलआरएस आप यहां पे मेंशन कर सकते हो। चलो मैं अगले क्वेश्चन के ऊपर जा रहा हूं। मिस्टर सुरेश resided in India during financial year 13-14. He left on 15th of July 2014 for Switzerland for pursuing higher studies. अब हमने ऑलरेडी इसके पहले ऐसे सवाल किए हुए हैं पार्ट 1 के अंदर, लास्ट लेक्चर के अंदर, कि अगर कोई बंदा हायर स्टडीज के लिए बाहर जाता है तो आरबीआई के नोटिफिकेशन के हिसाब से, और आईसीआई ने इसको एक्सेप्ट किया है कि उसका स्टेटस पीआरओआई होगा, तो यहां पे उसका स्टेटस पीआरओआई हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फॉर फाइनेंशियल ईयर 14-15 हिज स्टेटस विल बी पीआरओआई, एंड 15-16 में भी अगर वो वही रह रहा है तो ऑटोमेटिकली स्टेटस पीआरओआई हो जाएगा, क्योंकि 14-15 में उसका रेसिडेंस इज लेस देन 182 डेज। अब नीचे बोला गया है Suresh requires $25,000 towards tuition fees and $30,000 incidental and stay expenses for studying abroad. $25,000 ट्यूशन फीस के लिए चाहिए, $30,000 ये स्टे एक्सपेंसेस के लिए चाहिए, टोटल $55,000 उसको यहां पे चाहिए। Is it possible for Mr. Suresh to get required foreign exchange and if so under what condition? क्या ये पॉसिबल है सुरेश को कि वो यहां पे परचेस करे, मतलब रिक्वायर्ड फॉरेन एक्सचेंज उसको मिले? तो एजुकेशन के लिए बाहर जा रहा है और साथ साथ में वहां रहने वाला है, तो ऑब्वियस सी बात है, पहले तो मैंने पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया का डेफिनेशन मेंशन किया क्योंकि क्वेश्चन की वो डिमांड है, पर हमारे लिए हम ऑलरेडी पीआरआई के कई सारे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, तो हम सीधा करंट अकाउंट के ऊपर जाएंगे। पार्ट 1 में हम कई सारे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, तो सीधा करंट अकाउंट में जाएंगे। हम यहां मेंशन कर सकते हैं आरबीआई का एक और सर्कुलर, जिसके अंदर बोला है कि बंदा स्टडीज के लिए अब्रॉड जाता है तो उसका स्टेटस पीआरओआई माना जाएगा। और फिर साथ में मैं लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम मेंशन करूंगा $2.5 लाख वाली प्रोविजन के अंदर, और उसके हिसाब से मैं आंसर दे सकता हूं। तो आंसर मैंने नीचे डिस्कस किया गया है, जिसके अंदर मैंने मेंशन किया है कि भैया वो 2 साल के लिए जब वो बाहर जा रहा है तो उसका स्टेटस पीआरओआई होगा, ठीक है। और ऐसे सिचुएशन में पीआरओआई स्टेटस के केस में उसको पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया ही मानना है। अब सवाल उठता है क्या वो $2.5 लाख ले सकता है? तो आंसर है कि भैया पीआरआई को $2.5 लाख लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम के अंदर अलाउड है, तो पहले साल जब वो जा रहा है तो वो पैसा लेके जा सकता है। फॉर सेकंड ईयर इट इज क्वाइट क्वेश्चनेबल, बट यहां पे मेंशन किया है आंसर गिवन बाय आईसीआई अंडर सजेस्टेड आंसर्स to avail a foreign exchange facility within a limit of $250,000 only. Any additional remittance in excess of the said limit will require a prior approval of RBI. तो यहां बोला गया है आईसीआई की तरफ से कि हाँ भैया वो पीआरओआई है और उसको $2.5 लाख यहां पे अलाउ किए जाएंगे फॉर द पर्पस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। क्लियर है कंसेप्ट सबको? हाँ है ना? क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था, बट ठीक है, फाइन, आप इसको आराम से लिख सकते हो। Question number 21. Examine whether the following transactions are permissible under Foreign Exchange Management Act 1999. Payment of remuneration to the foreign technician, remittance of dividend to a non-resident. अब ये दोनों के दोनों करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन है। ऑब्वियस सी बात है, टेक्नीशियन को आप फॉरेन के पेमेंट कर रहे हो तो आप यहां पे पैसा दे रहे हो, जो परमिसिबल मतलब ना ही प्रोहिबिटेड में आता है ना ही सीजे में आता है, तो ऑब्वियसली ये परमिसिबल कैपिटल करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन माना जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में ये पेमेंट आप कर सकते हो, और डिविडेंड आपको देना है नॉन रेसिडेंट को, तो ऐसे सिचुएशन में वो भी करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन के अंदर माना जाएगा। तो नीचे मैंने मेंशन किया है कि आप करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन कर सकते हो, और साथ में प्रोवाइडेड सेंट्रल गवर्नमेंट में इन द पब्लिक इंटरेस्ट इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रिजर्व बैंक इंपोज सच रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, अगर उसको सही लगता है तो, ठीक है। हायरिंग ऑफ अ फॉरेन नेशंस एज अ टेक्नीशियन, फॉरेन नेशनल्स चाहिए यहां पे करेक्शन करना, फॉरेन नेशनल एज अ टेक्नीशियन इज परमिसिबल विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, देयर इज नो सीलिंग ऑन पेमेंट विच कैन बी मेड टू हिम, देयर इज अ सैलरी कैन बी रिमिटेड अब्रॉड आफ्टर टैक्स डिडक्शन कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड एक्सेट्रा एंड स्टैट्यूटरी डिडक्शन एट सोर्स। तो अगर आप उसको पेमेंट कर रहे हो एज अ प्रोफेशनल तो बिल्कुल कर सकते हो, उसके लिए कोई प्रोविजन नहीं है, और अगर आप एज अ सैलरी उसको देना चाहते हो तो बिल्कुल दे सकते हो आफ्टर प्रोविडेंट फंड टैक्सेस के डिडक्शन के बाद में। दोनों चीजें यहां पे मेंशन करके रखी हुई है। दूसरा, रेमिटेंस ऑफ अ डिविडेंड बाय कंपनी टू हुम द कंडीशंस ऑफ डिविडेंड बैलेंसिंग इज एप्लीकेबल, कैनॉट पे अ डिविडेंड टू अ फॉरेन शेयर होल्डर। डिविडेंड बैलेंसिंग प्रोहिबिटेड करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन के अंदर आता है, शेड्यूल 1 रूल 3 के अंदर, तो उस केस में आप कोई भी डिविडेंड बाहर नहीं दे सकते अगर आपको डिविडेंड बैलेंसिंग एप्लीकेबल है तो यहां पे आप क्वेश्चन और बेहतरीन करने के लिए मेंशन कर सकते हो शेड्यूल 1 रूल 3।
क्लियर है कंसेप्ट सबको? हाँ है ना? ये चीज को आपने बड़े अच्छे से याद रखना। इवन आप प्रोविजन के अंदर भी प्रोहिबिटेड करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन मेंशन कर इवन प्रोविजन के अंदर भी ये मेंशन कर सकते हो कि आपको प्रोहिबिटेड करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन देखना है, कट अंडर शेड्यूल 1 रूल 3। ठीक है, ये चीज को आपने बड़े अच्छे तरीके से याद रखना। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? ये होने के बाद में हम आगे बढ़ रहे हैं। प्रैक्टिस मैनुअल में 4 का सवाल है, मिस्टर सानिया इंडियन नेशनल डिजायर्स टू ऑब्टेन अ फॉरेन एक्सचेंज फॉर द फॉलोइंग पर्पस, रेमिटेंस ऑफ $50,000 आउट ऑफ विनिंग ऑन अ लॉटरी टिकट। ठीक है, विनिंग लिया है भैया लॉटरी टिकट के ऊपर और वो बाहर लेके जाना चाहता है यूएस डॉलर में। ठीक है, दूसरा $1 1 लाख फॉर सेंडिंग अ कल्चरल टूर टू यूरोप। लॉटरी टिकट ये प्रोहिबिटेड करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन के अंदर आता है अगर आपको याद होगा तो। और दूसरा कल्चरल टूर टू यूरोप ये सीजी अप्रूवल वाले ट्रांजैक्शन के अंदर आता है और कल्चरल टूर टू यूरोप के लिए आपको मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का अप्रूवल लगेगा। ये चीज यहां पे बोली गई है। इवन फॉर $1 आपको कल्चरल टूर टू यूरोप के लिए अप्रूवल लगता है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का। ये चीज को आपने याद रखना। क्लियर है कंसेप्ट? अब इसका आंसर नीचे दिया गया होगा, एक बार आंसर रीड कीजिए और बताइए आपको समझ में आ रहा है क्या? क्लियर है कंसेप्ट? ठीक है, सो आंसर पढ़िए और मुझे फटाफट बताइए आपको समझ में आ रहा है क्या। गो फॉर इट फास्ट। रीड करना हो जाए तो कृपया डन करके बोल दीजिएगा प्लीज। रीड करना हो जाए डन बोल दीजिएगा प्लीज। डन एवरीबॉडी? हो गया सबका? डन कर दीजिएगा, रीडिंग हो जाए तो प्लीज। एक हाथ बंदे ने डन किया है, बाकी भी कर दीजिए प्लीज। हो गया? बहुत बढ़िया। अब ये चीज होने के बाद में मैं जा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 23 पे। मिस्टर अतुल एंड इंडियन नेशनल डिजायर्स टू ऑब्टेन अ फॉरेन एक्सचेंज फॉर द फॉलोइंग पर्पस। पहला, $10 10,000 फॉर पेमेंट ऑफ गुड्स परचेस्ड फ्रॉम अ पार्टी सिचुएटेड इन नेपाल। नेपाल भूटान के साथ किया हुआ कोई भी ट्रांजैक्शन को हम प्रोहिबिटेड करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन में ही गिनते हैं, तो ये आप कर नहीं सकते। एडवाइज हिम इफ ही कैन गेट अ फॉरेन एक्सचेंज और एंड अंडर व्हाट कंडीशन ही कैन गिव द सेम। तो बिल्कुल मिल ही नहीं सकता भाई, प्रोहिबिटेड है तो कौन सा कंडीशन वगैरह उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पैसा देना है, रुपए देना है, दे दे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? नेक्स्ट वाला, मिस्टर काले इंडियन नेशनल डिजायर्स टू ऑब्टेन फॉरेन एक्सचेंज फॉर द फॉलोइंग, रेमिटेंस ऑफ $50,000 विनिंग फ्रॉम लॉटरी, $1 1 लाख फॉर सेंडिंग टूर ऑफ कल्चरल ग्रुप टू यूएसए। लॉटरी के लिए प्रोहिबिटेड भाई साहब,
ठीक है। कल्चरल टूर, सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल। $50,000 फॉर मीटिंग एक्सपेंसेस ऑफ हिज बिजनेस टू यूरोप। एक्सपेंसेस ऑफ बिजनेस के लिए आप लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम का इस्तेमाल कर सकते हो, एलआरएस। ठीक है। हालांकि ये आरबीआई वाले स्कीम के ट्रांजैक्शन है, शेड्यूल 3 रूल 4 वाले, रूल 5 वाले, बट इसके लिए आपको लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम ही एप्लीकेबल हो जाएगा। क्लियर है आंसर? तो नीचे मैंने सेक्शन नंबर 5 मेंशन किया है करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन का, और नीचे हर एक का यहां पे आंसर दिया गया है एज सच, आप देख सकते हो। सबसे पहले तो $50,000 के लिए आप बाहर लॉटरी के लिए पैसा भेजना चाहते हो, कैनॉट विड्रॉ द फॉरेन एक्सचेंज फॉर दिस पर्पज एज इट इज प्रोहिबिटेड करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। ठीक है। दूसरा, मिस्टर काले ऑप्टेन अ फॉरेन एक्सचेंज $1 लाख फॉर सेंडिंग टूर ऑफ कल्चरल ग्रुप टू यूरोप, तो आपको यहां पे सीजी अप्रूवल लगेगा, उसमें भी एचआरडी का अप्रूवल लगेगा। लास्ट क्वेश्चन में मैंने एचआरडी ऑलरेडी मेंशन किया था। और तीसरा, आपको $50,000 चाहिए फॉर द पर्पज ऑफ विड्रॉल ऑफ बिजनेस टूर, तो आपको एलआरएस के अंदर वैसे भी $2.5 लाख मिल सकते हैं। क्लियर है? आप मेंशन करते हो कि यहां पे शेड्यूल 1 रूल 2, उसके बाद में शेड्यूल 2 रूल 4, शेड्यूल 3 रूल 5, ये जरूर मेंशन कर सकते हो, चाहिए तो साइड में लिख के रख सकते हो। दिस फॉर शेड्यूल 1 रूल 2 रूल 3, माय मिस्टेक, उसके बाद में शेड्यूल 2 रूल 4 एंड तीसरा शेड्यूल 3 रूल 5। ठीक है। ये वाले ट्रांजैक्शंस को हम यहां पे कंसीडर कर रहे हैं। फिर उसके बाद में अगला वाला है नवंबर 08 का सवाल। मिस्टर बसु डिजायर्स टू ऑब्टेन ड्रॉ द फॉरेन एक्सचेंज फॉर द फॉलोइंग पर्पस। पेमेंट रिलेटेड टू कॉल बैक सर्विस, भाई साहब टोटली प्रोहिबिटेड, सवाल ही पैदा नहीं होता। दूसरा, $1,20,000 फॉर स्टडीज अब्रॉड, लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम के अंदर स्टडीज अब्रॉड के लिए मिल सकता है $2.5 लाख तक। $25,000 कल्चरल टूर टू यूरोप। अब कल्चरल टूर कितने बार देखेंगे? तो पहला प्रोहिबिटेड, दूसरा एलआरएस अंडर आरबीआई, और तीसरा कल्चरल टूर टू यूरोप इज अ सीजी वाला ट्रांजैक्शन, अगेन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। सिमिलर सा सवाल है तो सिमिलर सा आंसर आएगा, तो आपने इसको आराम से होमवर्क के अंदर रीड कर लेना। मैं जा रहा हूं नवंबर 17 के सवाल के ऊपर। मिस्टर टी राघवन has secured admission in the reputed and recognized university in the Germany for the study of the higher and technical education outside India. After arrival in the Germany, he has gone ill and want a medical treatment. ठीक है, क्या बोला गया है? राघवन सिक्योर्ड एडमिशन फॉर रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी इन जर्मनी, हायर स्टडीज के लिए वो जा रहा है, तो जिस साल जा रहा है उस साल उसके लिए स्टेटस पीआर हुआ है। जर्मनी में जाने से ही इल हो गया एंड वांट मेडिकल ट्रीटमेंट फैसिलिटी जर्मनी हॉस्पिटल में। ही डिजायर्स टू अप्लाई टू अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर अवेलिंग एडिशनल रेमिटेंस बियॉन्ड द लिमिट अप्रूव्ड बाय फॉरेन करेंसी एक्सचेंज फैसिलिटी। ही हैज ऑलरेडी एंजॉयड द परमिटेड फैसिलिटी ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज फॉर द स्टडीज अब्रॉड ऑफ द सेड फाइनेंशियल ईयर। मतलब $2.5 लाख उसने ऑलरेडी फैसिलिटी अप्रूव लिया है, मतलब $2.5 लाख उसने ऑलरेडी यूज कर लिया है। ठीक है। नवंबर 17 का सवाल है, अच्छा ट्रिकी सवाल है, 3 स्टार दिया है। $2.5 लाख उसने ऑलरेडी यूज कर लिया है एजुकेशन वगैरह के लिए, अब मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए उसको एक्स्ट्रा चाहिए। डिसाइड द फॉलोइंग फैक्ट as an individual to what extent Mr. T. Raghavan may avail the foreign exchange facilities higher for higher and technical education in Germany. Mr. T. Raghavan avail the facility and additional remittance in the foreign exchange beyond the limit for a medical treatment. कितना वो अमाउंट मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए रिसीव कर सकते हैं? तो भैया आपको यहां पे पूरा आंसर लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम के ऊपर डिपेंड होगा। करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन की डेफिनेशन मैंने यहां पे मेंशन की है, पहले तो करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन की पूरी डेफिनेशन मेंशन की है। इट डिपेंड्स कि क्वेश्चन का वेटेज किसके कितना है, उसके ऊपर आप कर सकते हो। क्वेश्चन अगर छोटा है, मार्क्स कम है, तो आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हो, लेकिन क्वेश्चन बड़ा है, मार्क्स ज्यादा है, तो ऐसे केसेस में आप डेफिनेशन मेंशन कर सकते हो। नीचे मेंशन किया है कि आप किस तरीके से ले सकते हो, फैक्ट मेंशन किए हैं। $2.5 लाख का लिमिट दोनों जगह पे बोला है, और बोला गया है कि $2.5 लाख तक के अलाउड है, उसके ऊपर आपको आरबीआई का अप्रूवल लगेगा। तो कृपया मैं ये चाहूंगा इस क्वेश्चन का भी आंसर एक बार आप रीड कर लीजिए। गो फॉर इट फास्ट, स्टार मार्क किया हुआ है 3 स्टार, कृपया रीड कर लीजिए। रीड करना हो जाए तो डन बोल दीजिएगा प्लीज।
पढ़ना हो जाए तो डन बोल दीजिएगा प्लीज। पढ़ना हो जाए डन बोल दीजिएगा प्लीज फटाफट। डन एवरीबॉडी। बहुत बढ़िया, शानदार। ये होने के बाद मैं जा रहा हूं 27 नंबर के क्वेश्चन के ऊपर। स्टेट द काइंड ऑफ अप्रूवल रिक्वायर्ड फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन अंडर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। कौन से अप्रूवल लगेंगे? एल, अ फेमस प्लेबैक सिंगर ऑफ इंडिया वांट टू परफॉर्म अ म्यूजिकल नाइट इन पेरिस। फॉरेन एक्सचेंज टू द एक्सटेंड $20,20,000 इज रिक्वायर्ड फॉर दिस। तो ये एक्चुअली कल्चरल टूर है, ठीक है, दिस इज अ कल्चरल टूर। सीजी अप्रूवल लगेगा भैया एचआरडी का। दूसरा, एम रिक्वायर्स $5,000 फॉर कॉल बैक सर्विस, दिस इज अ प्रोहिबिटेड करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन, ठीक है। उसके बाद में एन वांट्स टू परस्यू द कोर्स इन अ बिजनेस मैनेजमेंट इन न्यूयॉर्क। बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स है न्यूयॉर्क में, $50,000 चाहिए स्टडीज अब्रॉड के लिए। भाई साहब एलआरएस, लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम, आरबीआई वाली। And R wants $20,000 to make a donation to charitable trust, again a liberalized remittance scheme, RBI वाली, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाली। तो देखो पहले मैंने करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन का मतलब बोल दिया, फिर उसके बाद में हर एक का ABCD करके मैंने स्पेसिफिकली आंसर दे दिया। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का अप्रूवल हम बोल रहे हैं प्लेबैक सिंगिंग के शो के लिए। दूसरा, कॉलबैक सर्विस के लिए हमने प्रोहिबिटेड बोल दिया है, एन कैनॉट ड्रॉ द फॉरेन एक्सचेंज फॉर द सेम, ठीक है। तीसरा, एन वांट अ कोर्स ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट $50,000 का, तो ऐसे सिचुएशन में $2,50,000 लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम में आपको अलाउड है। और चौथा, आर वांट्स $20,000 फॉर चैरिटेबल ट्रस्ट, तो आपको $2.5 लाख अलाउड है, इंक्लूडिंग एजुकेशन एंड डोनेशन, दोनों मिला के $2.5 लाख आपको अलाउ किए जा सकते हैं, ठीक है। इसके साइड में शेड्यूल्स और रूल्स आप मेंशन कर सकते हो। पहला वाला है शेड्यूल 2 रूल 4, ठीक है, फेमा का। दूसरा वाला है कॉलबैक सर्विस शेड्यूल 1 रूल 3 प्रोहिबिटेड। और उसके बाद में तीसरा वाला है आरबीआई के परमिशन वाला, दैट इज $2,50,000 वाला न्यूयॉर्क वाला कोर्स, ठीक है। एजुकेशन वाला दैट इज शेड्यूल 3 रूल 5, और चौथा वाला शेड्यूल 3 रूल 5। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना। तो सिंपल सवाल है, ऐसा ही हमने ऑलरेडी सॉल्व किया है। नेक्स्ट वाला, मिस्टर जी एन इंडियन नेशनल डिजायर्स टू ऑब्टेन अ फॉरेन एक्सचेंज on current account transaction following purpose: payment of commission to the export made towards equity investment in joint venture wholly owned subsidiary, prohibited current account transaction है commission on equity investment in joint venture wholly owned subsidiary, remittance of hiring charges of transponders for TV channels, सेंट्रल गवर्नमेंट का मोइब का अप्रूवल लगेगा एंड मॉकेट का अप्रूवल लगेगा। सो पहला वाला आता है प्रोहिबिटेड में, कमीशन ऑन एक्सपोर्ट अंडर इक्विटी इन्वेस्टमेंट इन जॉइंट वेंचर। दूसरा वाला मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग एंड मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, आई गेस ये वाला उसका मॉकेट MOCIT का, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसका वाला आपको अप्रूवल लगेगा। फिर नीचे देखिए आंसर में मैंने वैसे ही किया है, इक्विटी इन्वेस्टमेंट इन जॉइंट वेंचर बोला है और मॉकेट वाला अप्रूवल यहां पे बोला है, और दोनों आंसर्स को मैंने सेपरेटली कंक्लूड कर दिया है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना। इसके साथ में मैं RFC अकाउंट और EFC अकाउंट्स की डिटेल भी दे सकता हूं अगर मुझे एग्जामिशन वगैरह देना है सजेशन के तौर पे। तो यहां सजेशन मैंने स्पेसिफिकली अलग से दिया है। चल, ये चीज होने के बाद में अगला वाला डिस्कशन,
स्टेट विच काइंड ऑफ अप्रूवल इज रिक्वायर्ड इन द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन अंडर द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। पहला, एक्स अ फिल्म स्टार वांट टू परफॉर्म अलॉन्ग विद द एसोसिएट्स इन द न्यूयॉर्क ऑन ओकेजन ऑफ द दिवाली $20,000 चाहिए, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट वाला ट्रांजेक्शन है। कल्चरल टूर्स वाला मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का इसके अंदर अप्रूवल लगेगा। आर वांट्स टू गेट हिज हार्ट सर्जरी डन इन यूके, हार्ट सर्जरी मतलब मेडिकल ट्रीटमेंट, लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम, आरबीआई का अप्रूवल एलआरएस के बाद में। एल वांट टू परस्यू अ कोर्स इन फैशन डिजाइनिंग इन पेरिस, ठीक है, $20,000। अगेन एजुकेशन वाला सिचुएशन आया है यहां पे, अगेन एलआरएस, अगेन आरबीआई का अप्रूवल। सो पहला वाला आ रहा है भैया सीजी अप्रूवल, ठीक है, अगेन कल्चरल टूर ही है तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। दूसरा वाला है एलआरएस आरबीआई, और तीसरा वाला भी आ रहा है एलआरएस आरबीआई के अंदर। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना, ये चीज को बड़े अच्छे से याद रखना। ये आंसर आपने होमवर्क में चाहिए तो एक बार रीड कर लेना तो आपको समझ में आ जाएगा। अगला वाला एमटीपी अक्टूबर 18 का सवाल है, स्टेट एंड एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन एंड द राइट ऑफ सिटीजन ऑब्टेन अ फॉरेन एक्सचेंज अंडर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। अब कट के डायरेक्ट डेफिनेशन पड़ी है और सिटीजन कितना फॉरेन एक्सचेंज ये निकाल सकता है यहां पे पूछा गया है, तो इसका आंसर कृपया ये वाला एरिया आप ठीक से पढ़ के रखिए, ठीक है। सेकंड वाला एरिया पढ़ लीजिए 2 मिनट के अंदर, फिर आगे बढ़ते हैं। गो फॉर इट फास्ट। डन एवरीबॉडी, आई होप सो पढ़ना हो गया होगा। अगले वाले सवाल पे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। मिस्टर रमेश ऑफ नागपुर वांट टू ट्रैवल टू नेपाल फॉर दिस पर्पज टू ड्रॉ द फॉरेन एक्सचेंज स्पेसिफाई, कैन मिस्टर ड्रॉ द फॉरेन एक्सचेंज फॉर नेपाल? होमवर्क में कर लेना, नेपाल भूटान प्रोहिबिटेड करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन। अगला, तो वहां प्रोहिबिटेड करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन की लिस्ट ही पूछी है, पूरी की पूरी एक बार दे दी है हमने, ठीक है। लिस्ट अगर देखनी है तो देख सकते हैं एक बार, ठीक है। सबसे पहले लॉटरी एंड गैम्बलिंग, ट्रांजैक्शन विद नेपाल एंड भूटान तो प्रोहिबिटेड है। लॉटरी एंड गैम्बलिंग, रेसिंग, राइडिंग, लॉटरी टिकट बैंड, प्रिस्क्राइब मैगजीन, स्वीपस्टेक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट अलाउड नहीं है। कमीशन ऑन एक्सपोर्ट, इक्विटी इन्वेस्टमेंट इन जॉइंट वेंचर, वोल्ली ओन सब्सिडरीज अलाउड नहीं है, ठीक है। उसके बाद में डिविडेंड टू कंपनी टू होम डिविडेंड बैलेंसिंग अप्लीकेबल नहीं है। कमीशन ऑन एक्सपोर्ट अंडर रुपी स्टेट क्रेडिट रूट अप्लीकेबल नहीं है। कॉल बैक सर्विस अप्लीकेबल नहीं है। एंड इंटरेस्ट ऑन नॉन रेसिडेंशियल स्पेशल अकाउंट अप्लीकेबल नहीं है। इस यहां शफल्ड होंगे ट्रांजेक्शन, आप आपके हिसाब से भी लाइन से लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे ये भी होमवर्क में करना, पेमेंट ऑफ रेम्युनरेशन टू फॉरेन टेक्नीशियन ऑलरेडी हमारा हो चुका है, सो गो फॉर होमवर्क। 33 नंबर के सवाल में मैं जा रहा हूं, ये भी सिमिलर सा रख रहा है। कमीशन एक्सपोर्ट अंडर रुपी स्टेट क्रेडिट रूट प्रोहिबिटेड, बिजनेस ट्रिप टू यूके बोला गया है। सॉरी, प्राइज मनी फॉर विनिंग टीम टू हॉकी टूर्नामेंट, मतलब स्पोर्ट्स एक्टिविटी वाला ट्रांजैक्शन दिख रहा है, इसको देख लेते हैं जरा। कमीशन ऑन एक्सपोर्ट अंडर रुपी स्टेट क्रेडिट रूट इज टू बी कंसिडर्ड एज प्रोहिबिटेड करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन, ठीक है। रुपी स्टेट क्रेडिट रूट रशिया वाला एग्रीमेंट अगर आपको याद होगा तो। बिजनेस ट्रिप टू यूके इज एलआरएस, लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम, आरबीआई का अप्रूवल। एंड हॉकी टूर्नामेंट के लिए विनिंग मिल रहा है, प्राइज मनी आप डिक्लेयर कर रहे हो तो एचआरडी का अप्रूवल लगता है। इट इज अ सेंट्रल गवर्नमेंट वाला ट्रांजैक्शन, स्पोर्ट्स एक्टिविटी अब्रॉड। $1 लाख के ऊपर अगर आप प्राइस डिक्लेयर कर रहे हो, जैसे यहां पे बोला है $2 लाख का प्राइस है, तो एचआरडी का अप्रूवल लेना पड़ता है सेंट्रल गवर्नमेंट वाला, ठीक है। तो तीनों ट्रांजैक्शन यहां पे मेंशन करके रखे, कृपया आंसर एक बार देखिएगा। प्रोहिबिटेड है रुपी स्टेट क्रेडिट रूट वाला। दूसरा फॉरेन एक्सचेंज $2,50,000 आप बिजनेस ट्रिप के लिए यूज कर सकते हो अंडर लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम। और तीसरा वाला
रेमिटेंस ऑफ प्राइज मनी एक्सेडिंग 1 लाख फॉर द स्पोर्ट्स एक्टिविटी अब्रॉड, ये आप सीजी का अप्रूवल एचआरडी के केस में ले सकते हो, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। क्लियर है कंसेप्ट। यहां आप मेंशन करते हो लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम, ठीक है। सबसे पहले प्रोहिबिटेड में आप मेंशन कर सकते हो भैया शेड्यूल 1 रूल 3 का रेफरेंस, एलआरएस के अंदर शेड्यूल 2 रूल 4, सॉरी शेड्यूल 3 रूल 5, एंड प्राइज मनी के लिए आप मेंशन कर सकते हो शेड्यूल 2 रूल 4 सेंट्रल गवर्नमेंट वाले ट्रांजैक्शंस, ठीक है। ये होने के बाद में आगे बढ़ रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 34, एग्जामाइन विद रेफरेंस टू द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट, sorry, Foreign Exchange Management Act, can we draw the following? Artist in India proposed to organize cultural program to Dubai और $1 1 लाख चाहिए, कल्चरल टूर, ऑब्वियसली बात है आपको पता है। यूनाइटेड स्टेट्स के लिए विजिट के लिए जाना चाहता है, बिजनेस टूर के लिए जाना चाहता है, $40,000 होमवर्क में। कल्चरल टूर इज सीजी अप्रूवल, एचआरडी, बिजनेस टूर, लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम वाला सिचुएशन आएगा। अगला, Mr. Rohan, an Indian resident individual, desires to obtain a foreign exchange for the following purpose: $1 1,20,000 for studies abroad and gift remittance amounting to 10,000। studies abroad and gift ये दोनों के दोनों एलआरएस आरबीआई के अंडर ट्रांजैक्शन में आते हैं, कोई दिक्कत नहीं, होमवर्क के अंदर आप कर सकते हो। अक्टूबर 18 के आरटीपी में पूछा है, इतना आसान मॉक टेस्ट पेपर में इतना आसान सा सवाल, ठीक है, तो दोनों का आंसर लिख सकते हो। फिर 36, लाइफ सीस लिमिटेड, $1 बिलियन इंडियन कंपनी विशेष टू क्रिएट अ चेयर इन रेप्यूटेड एजुकेशनल यूनिवर्सिटी, ठीक है। स्टार मार्क कर दीजिएगा भाई साहब इसको, अच्छा सवाल है, 3 स्टार की जगह 4 स्टार डाल दीजिए इस सवाल के लिए, क्योंकि इकलौता सवाल आ रहा है भैया। creation of reputation chairs in educational university, the company wishes to obtain your advice regarding the following: is such a chair creation is permissible? What is the maximum amount that can be donated for such a chair and formalities to be complied with? creation of chairs आप कर रहे हो, याद है आपको डोनर एम्प्लॉयमेंट करके हमने लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम के बाद में स्पेसिफिक आरबीआई अप्रूवल वाला ट्रांजैक्शन पढ़ा था कि अगर आप बाहर की यूनिवर्सिटी में कोई चेयर क्रिएट करते हो और किसी बंदे को वहां पे एजुकेशन दे रहे हो, तो उस एजुकेशन को क्रिएट करने के लिए आपको 1% ऑफ लास्ट 3 इयर्स का फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग अलाउड है, लास्ट 3 इयर्स फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग ये आपको अलाउड है, और या तो फिर $5 मिलियन आपको अलाउड है, बट विच एवर इज लोअर आपको अलाउड है। ये इकलौती लिमिट है आरबीआई का ट्रांजैक्शन की जो लोअर साइड है, आपको ये वहां पे मेंशन करना पड़ेगा। क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, कृपया इसका आंसर आप खुद पढ़ के देखिए, गो फॉर इट फास्ट। यहां पे $5 मिलियन तो 50 लाख मेंशन किया है, तो कंफ्यूज मत होता, 5 मिलियन इज इक्वल टू 50 लाख ही होता है। गो फॉर इट फास्ट। पढ़ना हो जाए डन कर दीजिएगा प्लीज गाइस। पढ़ना हो जाए डन कर दीजिएगा। डन एवरीबॉडी। हो गए हो कि नहीं?
आगे बढ़ते हैं, कॉन्सेंट्रेट करना अच्छे तरीके से। नेक्स्ट वाला है एमटीपी अगस्त 18 का सवाल। मिस्टर मंथन इज डेप्यूटेड टू इंडिया, डेप्यूटेशन बेसिस पे इंडिया में आ रहा है। जो बंदा इंडिया में डेप्यूटेशन बेसिस पे आता है उसको फॉरेन में उसके फैमिली के लिए भेजना अलाउड है, नेट सैलरी आफ्टर डिडक्शन ऑफ टैक्सेस, पीएफ एक्सेट्रा, ठीक है। और वो आ रहा है फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years, ठीक है। He wants to remit his entire salary ended on 30th April to his home country USA. State in the light of relevant provision the way to remit the salary may be done as per FEMA. किस तरीके से आप सैलरी बाहर भेज सकते हो? तो भाई साहब डेप्यूटेशन वाले सवाल के अंदर मेंशन ऑलरेडी किया गया है कि आप नेट सैलरी रेमिट कर सकते हो आफ्टर डिडक्शन ऑफ टैक्सेस, प्रोविडेंट फंड एक्सेट्रा। क्लियर है कंसेप्ट? क्वेश्चन को स्टार मार्क कीजिएगा। डेप्यूटेशन पे इकलौता सवाल है, रिवीजन करते हो, भले ही 2 स्टार है, इजी है क्योंकि एज गुड एज डायरेक्ट क्वेश्चन है इसलिए 2 स्टार दिया है, बट रिवाइज करते वक्त अगर आप इसको रिवाइज करना चाहो एज ए डेप्यूटेशन सैलरी तो ये काम में आ सकता है, ठीक है। श्योर। ये चीज होने के बाद में अगले इसके ऊपर जा रहे हैं नवंबर 14 का सवाल। मिस्टर पी हैज वन अ बिग लॉटरी and want to remit $20,000 out of his winning to his son in USA. लॉटरी विनिंग बाहर लेके जाना चाहते हैं, अलाउ किया जाएगा क्या? नहीं, प्रोहिबिटेड करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। मिस्टर जेड अनवेल इज लाइकली टू हैव अ किडनी ट्रांसप्लांट डन इन यूएसए, मेडिकल ट्रीटमेंट अब्रॉड, लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम, साथ में आरबीआई का उसके ऊपर अप्रूवल। होमवर्क के अंदर कृपया इसको कर लेना, ठीक है। अगला वाला, Janak, a person of resident outside India, USA has invested 5 residential immovable properties under construction in Mumbai. Resident outside India बोल रहे हैं in USA और immovable properties के अंदर उसने इन्वेस्ट किया है और वो भी 5 residential properties के अंदर। Was negotiated at 1.50 crore with companies owned by builder. This amount was to be paid in 2 installment, 50% on immediate basis booking and balance on possession of property. The above transaction was done by the companies owed by the builders through the 2 broker from USA on commission basis. USA के 2 लोगों ने commission basis पे transaction किया है इंडियन बिल्डर्स के लिए। Mr. Janak, as per the terms of condition, remitted 50,000 of amount of all 6 immovable properties directly to the builder. 6 के 6 प्रॉपर्टी का उसने डायरेक्टली बिल्डर को रेमिटेंस किया है 50% अमाउंट। ईच प्रॉपर्टी वॉज निगोशिएटेड टू 1.5 करोड़। 5 लिए या 6 लिए है? सिक्स प्रॉपर्टीज कहां से आए जीवन में? Answer the following in the Foreign Exchange Management Act. Whether investment by Janak, payment of commission on this transaction is permissible. How much maximum amount can be paid to each broker? देखो 1.5 करोड़ का यहाँ पे ईच प्रॉपर्टी का डिवीजन दिया गया है। अब क्वेश्चन में इशू है एक्चुअली, क्योंकि ऊपर बोला है प्रॉपर्टी 5 परचेस की है और नीचे बोला है 6 प्रॉपर्टी का पे किया है। तो भाई साहब यहां पे भी 5 लिख दीजिए फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरी बात, अमाउंट दिया है रुपीस के अंदर, तो हम कमीशन डॉलर के अंदर कैसे डिवाइड कर सकते हैं? क्योंकि लिमिट तो हमारे डॉलर्स में है, तो हमको रफली इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब अगर 5 प्रॉपर्टीज है मल्टीप्लाइड बाय 1.5 करोड़ रुपीज है, मतलब 7.5 करोड़ रुपए हो गए। बोला है इसका 50% ऑलरेडी उन्होंने बिल्डर को दे दिया है, 50% ऑलरेडी बिल्डर को दिया है। मतलब आपने 3.5 करोड़ मतलब 3 करोड़ 75 लाख रुपए दे दिया है, ठीक है। इतना रुपीज आपने दे दिया है, 3.75 करोड़। अब नॉर्मली आपको कितना कमीशन देना अलाउड है? कमीशन ऑन रियल एस्टेट 5% ऑफ इन्वेस्टमेंट ब्रॉट इन इंडिया और यूएस डॉलर 25,000 विच एवर इज हायर, इतना आप कमीशन यहां पे दे सकते हो। तो उस हिसाब से कैलकुलेशन कुछ इस प्रकार आएंगे नीचे। अगर आप देखो तो 5 प्रॉपर्टीज, मैंने 5 के हिसाब से ही नीचे कैलकुलेशन किया है। 5 प्रॉपर्टीज मल्टीप्लाइड बाय 1 करोड़ 50 लाख मल्टीप्लाइड बाय 50% मल्टीप्लाइड बाय 5% डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि फिर डिवाइडेड बाय 2 क्योंकि यहां ब्रोकर 2 है। आई गेस ब्रोकर कितने बोले गए हैं? 2 बोले हैं ना, 2 ब्रोकर्स बोले हैं। देखो 2 ब्रोकर्स, ठीक है। तो 2 ब्रोकर्स वाले भी चीज को याद रखना, इसलिए डिवाइडेड बाय 2 हमने किया है, ठीक है। तो ये चीज को याद रखना, ब्रोकर 2 बोले गए हैं इसलिए डिवाइडेड बाय 2, मतलब ईच ब्रोकर के लिए आएगा। तो यहां पे नेट अमाउंट आ रहा है 9,37,500 फॉर ईच ब्रोकर। ये आप एज अ कमीशन पे कर सकते हो एज रुपीज।
इसको डॉलर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और डॉलर ने इन्होंने लिमिट नहीं दी है, तो यहां पे आंसर में आप ऐड कर सकते हो इफ दिस अमाउंट इज इन लिमिट of 5% of inward remittance or US dollar 25,000, then no approval of RBI is required. नो अप्रूवल ऑफ आरबीआई इज रिक्वायर्ड. अब रफली अगर मैं आपको बोलूं तो 9,37,500 का अगर आप 70 वगैरह से डिवाइड करके रखो, इफ वी गो फॉर द कैलकुलेशन थ्रू कैलकुलेटर, अगर मैं बोलूं 9,37,500 को अगर मैं डिवाइड करूं बाय 75, तो ये हो रहा है $12,500. ठीक है, दिस इज जस्ट $12,500 के आसपास, $12,500 के आसपास आ रहा है. तो 12,500 का तो आप कभी भी कर सकते हो रेमिटेंस, क्योंकि आपको 5% और 25,000 विच एवर इज हायर बोला है, मतलब 25,000 तो आप कभी भी कर सकते हो. तो इतना कमीशन आपको देना यहाँ पे अलाउड है, ये चीज बोली गई है. चाहिए तो इसको मार्क करके रखिए. क्वेश्चन अच्छा था पर थोड़ा इनकम्प्लीट सा क्वेश्चन था, इंस्टीट्यूट ने ऐसे सवालों को नहीं देना चाहिए. सो कृपया आप इसको मार्क करके रखिए. गो फॉर इट फास्ट. चल, लिख लिया सबने? डन एवरीबॉडी. चल, जाते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे. मिस्टर लोमा, इंडियन नेशनल डिजायर्स टू ऑब्टेन अ फॉरेन एक्सचेंज फॉर पेमेंट ऑफ कमीशन अंडर एक्सपोर्ट अंडर रूपी स्टेट क्रेडिट रूट एंड US डॉलर 10,000 फॉर द गिफ्ट. होमवर्क के अंदर करना. रूपी स्टेट क्रेडिट रूट प्रोहिबिटेड है, US डॉलर 10,000 गिफ्ट LRS के अंदर आपको अलाउड है. अगेन मिस्टर लोमा का सेम सवाल रिपीट हुआ है, आप इसको कट कर सकते हो, 2 बार ऑलरेडी पूछा गया है, तो सेम सवाल को आप कट कर सकते हो. ठीक है, इजी सवाल है, तो क्यों 5 स्टार दे दिए. ओके, आगे. ये होने के बाद में कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन के ऊपर हम जा रहे हैं, और कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन के सवालों को अभी हम सॉल्व करेंगे. मिस्टर आशिमा, अ डॉटर ऑफ मिस्टर मित्तल, इज रिसाइडिंग इन ऑस्ट्रेलिया सिंस लॉन्ग. शी वांट्स टू बाय अ फ्लैट इन ऑस्ट्रेलिया. ठीक है, ये एक्सपोर्टर है, मतलब इंडियन रेसिडेंट है, रिसाइडिंग इन ऑस्ट्रेलिया सिंस लॉन्ग. अशीमास डॉटर, मिस अशीमास डॉटर ऑफ मिस्टर मित्तल, एन एक्सपोर्टर. अच्छा, मिस्टर मित्तल ये इंडियन एक्सपोर्टर है, अशीमा उनकी बेटी है जो ऑस्ट्रेलिया में रह रही है, उसको ऑस्ट्रेलिया में फ्लैट चाहिए. सिंस शी इज अनमैरिड, शी वॉन्ट्स टू मेक हर फादर मिस्टर मित्तल जॉइंट होल्डर ऑफ द फ्लैट. वो मैरिड नहीं है, तो उसने उसके डैड को जॉइंट होल्डर बनाने की इच्छा जाहिर की है. फॉर विच द प्रोसीड्स आर टू बी पेड बाय हर. What are the provisions under the Foreign Exchange Management Act for such a type of transaction? बोले पैसे पूरे वो देगी, पर उसके डैड जॉइंट होल्डर बनने वाले हैं, तो क्या ये कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन के अंदर आएगा? तो पहली बात, ये गिफ्ट के अंदर कंसिडर किया जा सकता है, बट इससे इमूवेबल प्रॉपर्टी आपकी बन रही है. ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में फॉरेन एक्सचेंज का तो यहां से कोई जा नहीं रहा है, बट डिस्क्लोजर के लेवल पे आपको ये डिस्क्लोज करना जरूरी है. ठीक है, सो ये क्वेश्चन अच्छा है, कृपया स्टार मार्क करके रखिएगा, बड़ा काम में आ सकता है. सो क्वेश्चन अच्छा है, इसका एक बार आंसर पढ़िएगा, बड़ा अटपटा सा आंसर है, आपको पढ़ने के बाद ही समझ में आएगा कि इसके अंदर करना क्या है. ठीक है, सो गो फॉर इट.
लिखना हो जाए तो डन कर दीजिएगा, पढ़ना हो जाए तो डन लिख दीजिएगा प्लीज, पढ़ना हो जाए तो डन कर दीजिएगा। डन एवरीबॉडी, हो जाए तो डन कर दीजिएगा प्लीज फटाफट। चलो डन एवरीबॉडी, हो गया सबका, लेट्स गो। सो नेक्स्ट सवाल के ऊपर जाते हैं 43, एमटीपी मार्च 18 का सवाल है। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन अंडर द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। एग्जामाइन वेदर द इन्वेस्टमेंट बाय पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया इन फॉरेन सिक्योरिटीज, इंडियन पर्सन फॉरेन सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना चाहता है, क्या ये अवेलेबल परमिसिबल होगा? हाँ, इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन सिक्योरिटीज अलाउड है। हमने ऑलरेडी परमिसिबल कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन टू पीआरआई के अंदर इसको देखा है, और ये हमने कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन के रूल्स में भी पढ़ा है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना, तो ये चीज को आपने याद रखना। सिमिलर सा आंसर आप यहां पे दे सकते हो। परमिसिबल कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन रूल्स के अंदर पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया शेड्यूल 1 के अंदर मेंशन किया है। एज पर शेड्यूल 1 ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, द पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया इज परमिटेड टू मेक अ इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन सिक्योरिटीज। क्वेश्चन 44 पे जाते हैं। Explain the meaning of capital account transaction under Foreign Exchange Management Act 1999. State its categories and also examine whether following transactions are permissible or not under the above act as a capital account transaction. Investment by person resident in India in foreign securities. PRI फॉरेन सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। सिमिलर सवाल है, अभी पढ़ा कि भाई साहब शेड्यूल 1 के अंदर कैट के ये अलाउड है। फॉरेन करेंसी लोन रेज्ड इन इंडिया एंड अब्रॉड बाय पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, ये भी शेड्यूल 1 के अंदर फेमा के अंदर अलाउ किया है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट और होल्डिंग ऑफ करेंसी नोट्स, ये भी अलाउड है। इन्वेस्टमेंट इन निधि कंपनी पीआरआई को अलाउड है, पीआरओआई को बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। इन्वेस्टमेंट इन निधि कंपनी इन इंडिया पीआरआई को अलाउड है, पर पीआरओआई को ये प्रोहिबिटेड ट्रांजैक्शन है। ट्रेडिंग इन ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट, ये भी पीआरओआई के लिए प्रोहिबिटेड ट्रांजैक्शन माना जाएगा। सो नीचे देखिए आंसर में मेंशन करके रखा है इस चीज को स्पेसिफिकली, दैट इज परमिसिबल कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन रेसिडेंट इन इंडिया शेड्यूल 1, परमिसिबल कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया शेड्यूल 2 एंड प्रोहिबिटेड कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। तीनों का रेफरेंस यहां दिया है। आप अगर चाहो तो आप यहां पे प्रोहिबिटेड ट्रांजैक्शन की लिस्ट भी मेंशन कर सकते हो, पांचों ट्रांजैक्शन की तो बहुत ही अच्छा है। सो लिस्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस अगर आप यहां पे मेंशन कर सकते हो तो ये चीज को आपने बड़े अच्छे तरीके से ध्यान देना, ठीक है। फिर नीचे मेंशन किया है इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज अलाउड है भाई साहब, करेंसी लोन भी अलाउड है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ करेंसी नोट्स अलाउड है। फिर इन्वेस्टमेंट इन निधि कंपनीज प्रोहिबिटेड ट्रांजैक्शन, ठीक है। और दूसरा ट्रेडिंग इन ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट आर ऑल्सो प्रोहिबिटेड ट्रांजैक्शन। सिर्फ यहां पे आपको यह मेंशन करना चाहिएगा कि फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस आर प्रोहिबिटेड फॉर पीआरओआई, फॉर पीआरओआई। पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया के लिए प्रोहिबिटेड है, पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया के लिए ये परमिसिबल है। परमिसिबल क्योंकि वो तो इंडियन ही है ना, परमिसिबल फॉर पीआरआई। पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया को तो ये वैसे ही परमिसिबल है, रुपीज में ही होंगे ना, तो उसमें दिक्कत क्या है? क्लियर है? तो ये छोटे से नोट यहां पे आपने डाल के रखना। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना, ये चीज को याद रखना। मैं इसका पिक खींच लूं। ये होने के बाद में मैं आगे बढ़ रहा हूं। प्रैक्टिस मान लो M04 का सवाल है। एक्सप्लेन द रिस्ट्रिक्शन अंडर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹1 करोड़ एट अ फेस वैल्यू अकाउंटिंग फॉर 45%, ठीक है।
of the post issue capital to a non-resident in Indian on repatriation basis. Non-repatriation basis पे आप capital issue कर रहे हो. The shares are issued by Mr. ABC Knightwear Limited to finance the modernization of its plant. ABC Knightwear ने इशू किए हैं मॉडर्नाइजेशन ऑफ प्लांट के लिए. क्या ये कर सकते हैं? तो हाँ, बिल्कुल इशू किया जा सकता है. अ नॉन रेसिडेंट हु इज होल्डिंग इक्विटी शेयर इन DEF टेक्सटाइल्स लिमिटेड प्रपोज टू सेल द सेम. एनआरआई ने नॉन रेसिडेंट में इंडिया के कंपनी के अंदर शेयर होल्ड किए हैं और वो नॉन रेसिडेंट उसको सेल आउट करने की कोशिश कर रहा है फॉर अ कंसिडरेशन ऑफ 50 लाख. अगेन इट इज परमिसिबल, पर ये शेड्यूल 2 में परमिसिबल है. ठीक है, तो यहां पे नीचे वही मेंशन करके रखा हुआ है. ट्रांजैक्शन पहले तो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन की डेफिनेशन मेंशन की है पहले, आप देख सकते हो. ठीक है, फिर उसके बाद में 6.3 अभी नहीं रहा तो 6.3 को आप कट कर सकते हो या फिर बी पॉइंट को ही पूरा कट कर लो. अकॉर्डिंग टू ट्रांजैक्शन, फिर परमिसिबल कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन का यहां पे लिस्ट दिया गया है. दैट इज पर्सनल रेसिडेंट इन इंडिया को परमिसिबल. इसमें आप रेफरेंस दे सकते हो शेड्यूल 1 का. फिर परमिसिबल टू PROI शेड्यूल 2 का आप रेफरेंस दे सकते हो. ठीक है, और यहां पे PROI के लिए पूरी लिस्ट ही लिस्ट देके रखी है. PROI के लिए क्या क्या आप कर सकते हो उसका पूरा लिस्ट दिया है. ये नॉर्मली शेड्यूल 2 का ही लिस्ट है. शेड्यूल 2 टू फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन रूल्स का शेड्यूल 2 का ही लिस्ट दिया है. वो पूरा लिस्ट यहां PROI के लिए मेंशन किया है और फिर नीचे उसका आंसर दिया गया है कि भैया ये दोनों कर सकते हैं या नहीं. मैं चाहूंगा कृपया आंसर अभी के अभी रीड कीजिए तो आपको समझ में आएगा. गो फॉर इट फास्ट. अभी रीड कीजिए तो आइडिया भी क्लियर होगा. पढ़ना हो जाए डन कर दीजिएगा प्लीज. चलो डन एवरीबॉडी, बहुत बढ़िया. सो आई गेस आपको आंसर समझ में आया होगा. अगर आपको कोई क्वेरी है तो वो भी आप पूछ सकते हो, दैट्स नॉट अ इशू. नेक्स्ट नवंबर 10 का सवाल है. एग्जामाइन विद रेफरेंस टू द प्रोविजंस ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट वेदर देयर आर एनी रिस्ट्रिक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉलोइंग ड्रॉवल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ड्यू ऑन अकाउंट ऑफ एमोर्टाइजेशन ऑफ लोन. भाई साहब आगे वो ट्रांजेक्शन जिसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते. दो ऐसे ट्रांजेक्शन बोले गए हैं जिसके ऊपर आप बिल्कुल भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते.
पहला है amortization ऑफ लोन और दूसरा है depreciation ऑन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स। ये दोनों फ्रीली परमिसिबल ट्रांजेक्शन और इसके लिए आप कुछ कर नहीं सकते। A person who was resident in USA for several years is planning to return to India permanently can continue to hold the investment made by him in securities issued by companies of USA। बिल्कुल, इसके लिए भी एग्जाम्शन मेंशन किया है सेक्शन नंबर 6 में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सेक्शन नंबर 6 के अंदर मेंशन किया है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सबसेक्शन नंबर 5 to 7 के अंदर, कि जब आप पीआरओ आए थे तब अगर आपने कोई फॉरेन का असेट होल्ड करके रखा है, जब आप पीआरओ आए थे तब आपने फॉरेन का कोई एसेट होल्ड करके रखा है, तो आप जब वापस इंडिया में आओगे या फिर आप इंडिया में आओगे तभी भी आप वो असेट होल्ड करके रख सकते हो। इसके ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया गया है, इसको फ्रीली परमिसिबल किया गया है सेक्शन 6 के अंदर। पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया प्रपोज टू इन्वेस्ट इन द शेयर्स ऑफ एन इंडियन कंपनी एंगेज इन प्लांटेशन एक्टिविटीज। बाहर का पर्सन है, आउटसाइड इंडिया वाला पीआरओ है, वो प्लांटेशन एक्टिविटीज में इन्वेस्ट करना चाहता है, नहीं कर सकता, ये प्रोहिबिटेड कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन है जिसके अंदर पीआरओ इन्वेस्ट नहीं कर सकता। तो नीचे कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन का डेफिनेशन दिया है, उसके बाद में चीजों का आंसर दिया है, अमोर्टाइजेशन ऑफ लोन, डिप्रिसिएशन ऑन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स। इसके लिए नो रेस्ट्रिक्शन अंडर फेमा, ये बिल्कुल भी अलाउड नहीं है टू ड्रॉ द सेम, इसलिए ये टोटली अलाउड है। दूसरा बोला गया है कि भैया जब आप थे और आप इंडिया में आए तो क्या आप कंटिन्यू टू होल्ड कर सकते हैं, तो परमानेंटली कैन कंटिन्यू टू होल्ड फॉरेन सिक्योरिटी एक्वायर्ड। यहां सेक्शन 6 सबसेक्शन 4 का रेफरेंस दिया है, मैंने आपको ऑलरेडी मेंशन किया था, चलिए मैंने सिर्फ 5 to 7 बोला, बट इट इज सबसेक्शन नंबर 4। और साथ में प्रोहिबिटेड कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन का रेफरेंस दिया है जिसके अंदर एग्रीकल्चरल प्लांटेशन एक्टिविटीज को प्रोहिबिट करके रखा हुआ है। क्लियर है? फिर जा रहे हैं सेक्शन नंबर 40, क्वेश्चन 47 के ऊपर। मिसेस चंद्रा, रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, इज लाइकली टू इनहेरिट फ्रॉम द पर्सन इनहेरिट हर फादर सम इमोवल प्रॉपर्टी इन इंडिया। ये रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया है, वो इनहेरिट करना चाहती है प्रॉपर्टी, इंडियन प्रॉपर्टी उसके फादर से, क्योंकि उसके फादर इंडियन है। आर देयर एनी रेस्ट्रिक्शंस अंडर फेमा फॉर एक्वायरिंग सच ए प्रॉपर्टी? नहीं, इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी के लिए कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होते, ये फ्रीली परमिसिबल होता है। तो देखो नीचे इधर करंट कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन का डिफरेंस दिया है, सेक्शन 6 सबसेक्शन 5 में इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टीज के बारे में बोला गया है और उसके लिए ही हम नीचे आंसर दिया गया है। आपने इसका मीनिंग ऑथोराइज पर्सन को 7 दिन के अंदर मेंशन करना है, और ऐसे सिचुएशन में इनहेरिटेंस वगैरह जैसी चीजों को और गिफ्ट को 90 डेज के अंदर आपने रिसीट के अंदर आपने इसको नोटिफाई कर देना जरूरी है। नीचे उसका आंसर दिया गया है। सो ये क्वेश्चन कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन का लास्ट क्वेश्चन है, तो कृपया इसको एक बार रीड कर लीजिए। गो फॉर इट फास्ट।
रीड करना हो गया सबका आई गेस, बोलिए हाँ या ना। तो यहां आपका कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन के सभी क्वेश्चन एंड आंसर्स होते हैं खत्म। फिर अगला सवाल आता है एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स का, उसको ले लेते हैं क्योंकि ये कैपिटल अकाउंट का ही पार्ट है। ABC Limited is a startup company recognized by central government. The company has intending to raise a external commercial borrowing under automatic route of $5 million for 2 years from form of partially convertible preference shares. You are required to advise a company on maturity forms and amount of external commercial borrowing. तो सवाल है भैया, यहां पे उनको रेज करना है $5 मिलियन का एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, तो कितना अलाउड किया गया है? तो आपको $3 मिलियन तक का ऑटोमेटिक रूट के अंदर ECB अलाउ किया है। कृपया इसका भी आंसर आप खुद ही रीड कीजिएगा बिकॉज ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, ECB के ऊपर बहुत कम सवाल है, तो ये भी रीड कीजिएगा। फिर अगले सवाल के ऊपर जाते हैं, एक बार रीड कीजिएगा फिर मैं इसको समझाता हूं। हेलो हेलो हेलो, चलो रीड करना हो गया तो इस चीज को मैं मेंशन कर दूं, बड़े अच्छे से ध्यान देना। एज पर एडी कैटेगरी 1 बैंक ऑटोमेटिक रूट के अंदर अगर आप मिनिमम एवरेज मैच्योरिटी पीरियड देखो तो वो मेंशन किया गया है 3 इयर्स का, यहां पे 2 इयर्स तक का आपका पीरियड दिया गया है। कन्वर्टिबल, ऑप्शनली कन्वर्टिबल बॉन्ड्स डिबेंचर्स के फॉर्म में आप ECB उठा सकते हो। अमाउंट लिमिटेड टू $3 मिलियन और इक्विवेलेंट पर फाइनेंशियल ईयर आपको दिया गया है फॉर रेजिंग इक्विटी। सो यहां आपको $5 मिलियन का अगर ECB रेज करना है तो ऐसे सिचुएशन में 2 इयर्स तो चलो ठीक है, मिनिमम एवरेज मैच्योरिटी पीरियड में आ रहा है, पर $5 मिलियन का ECB अगर आपको रेज करना है तो आपको अप्रूवल रूट के अंदर जाने की जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, required to comply with the above requirements। ठीक है, so accordingly in order to raise the ECB under automatic route करके compliance आपको करना जरूरी है। फिर सवाल है ODI का। गोगू Limited, a resident company in India, has achieved a turnover of 20,000 crore during financial year 1920. The paid-up share capital of the free reserves of the company on 31st March, as per the audited financial statement, 1,500 crore and 500 crore respectively. Company is planning to make an investment of 7,800 crore in overseas joint venture. The company approached you whether it can make a desired investment under the terms of automatic route direct investment in the financial year. अगर आपको पता होगा तो 4 टाइम्स आपका 4 टाइम्स जो नेटवर्थ है नॉर्मली उसके 4 टाइम्स आप यहां पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, जो बोला गया है अंडर द ऑटोमेटिक रूट। क्लियर है कंसेप्ट सबको? हाँ ना? या $1 बिलियन 4 टाइम्स और $1 बिलियन विच एवर इज हायर तक के आप यहां पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। हायर नहीं, विच एवर इज लोअर तक के आएगा। सो देखो यहां पे मेंशन किया गया है फॉर एनी फाइनेंशियल ईयर कमिटमेंट एक्सीडिंग $1 बिलियन और फाइनेंशियल ईयर वुड बी प्रायर अप्रूवल ऑफ आरबीआई का प्रायर अप्रूवल आपको लगेगा। ठीक है, तो ये चीज यहां पे बोली गई है। ठीक है,
उसके बाद में मेंशन किया गया है विद इन द एलिजिबल लिमिट, साथ में विद इन 400% ऑफ द नेटवर्थ एंड फ्री कैपिटल. As per the fact of the question, Google Limited is require a prior approval of RBI through its financial commitment is 400%, that is 1,500 crore plus 500 crore is equal to 8,000 crore का, because financial commitment is more than $1 billion. 8,000 करोड़ और 1 बिलियन मतलब तो उससे ज्यादा है, तो इसलिए आपको यहां पे अप्रूवल लेना पड़ेगा. टोटल कितना इन्वेस्टमेंट बोला गया है, विचएवर इज लोअर है, तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितना बोला गया है 7,800 करोड़ का है. नॉर्मली अब ये $1 बिलियन से ज्यादा है, इसलिए आपको यहां पे अप्रूवल लेना पड़ेगा. सो ये चीज को ओडीआई के याद रखना, 400% और $1 बिलियन विचएवर इज लोअर. कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको. उससे ऊपर जा रहा है 7,800 करोड़ आ रहा है, इसलिए आरबीआई का अप्रूवल लेना जरूरी है. समझ में आया. तो यहां ओडीआई के भी सभी सवाल आपके यहां पे होते हैं खत्म, ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स के. फिर उसके बाद में हम आगे बढ़ रहे हैं. लेट मी चेक. आई गेस यहां पे आज हम स्टॉप करेंगे. ठीक है, बचे हुए सीरीज के क्वेश्चंस एक्सपोर्ट वगैरह के हम अगले सीरीज के अंदर देखेंगे, अगले 1-1.5 घंटे के अंदर देखेंगे, अगले पार्ट के अंदर देखेंगे. अगर आपको सभी क्वेश्चन आंसर के डिस्कशन देखने हैं तो कृपया नीचे के प्लेलिस्ट के ऊपर क्लिक कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के, आपको सभी क्वेश्चन आंसर्स का पूरा डिटेल मिल जाएगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर. दिस दर्शन खरे साइनिंग आउट. गुड डे, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर. शबा खैर, दस पे नानिया, अलविदा बेटा, बाय बाय.